हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोथेरेपेटिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेपेटाइटिस। देखिए, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं आपके चैप्टर नंबर 4 में, वो सभी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, गोनोरिया एंड सिफिलिस, मलेरिया, HIV एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। मैं कहूँगा सभी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। एंड अच्छी बात है कि आपको सारे टॉपिक 1 बाय 1 जैसे मैंने ऐप पर बच्चों को पढ़ाया है, सेम टू सेम वही चीज़ें आप लोग को भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी डी फार्मा सेकेंड ईयर की तैयारी यूट्यूब से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो हेपेटाइटिस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शियस डिजीज़ तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से हेपेटाइटिस काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस साल आपके एग्ज़ाम में आने के। एंड चांसेस है कि 90% आपके एग्ज़ाम में आए, या तो 3 नंबर में आ जाएगा या तो 5 नंबर में आ जाएगा। तो हेपेटाइटिस को आप अच्छे से देखिएगा एंड बहुत कामली रिलैक्सली सुनिएगा, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, याद कराने की गारंटी है क्लास में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से हेपेटाइटिस। एंड हेपेटाइटिस क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो हेपेटाइटिस में ध्यान रखिएगा, हिपैटिक वर्ड है, हिपैटिक है ना। तो हिपैटिक मतलब क्या होता है पता है? हेपेटिक का मतलब होता है लीवर। हेपेटिक का मतलब क्या होता है? लीवर। एंड आइटिस वर्ड जहाँ भी लगा रहे उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। उसका क्या मतलब होता है? इन्फ्लामेशन। यानी कि हेपेटाइटिस क्या है? लीवर के इन्फ्लामेशन को, जैसे हेल्दी लीवर ऐसा होता है ना, अगर उसका स्थिति कुछ ऐसा आ जाए तो वो आपका हेपेटाइटिस कहलाता है। ठीक है, लेकिन अब हेपेटाइटिस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, है ना। अगर कोई बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है ना, तो उस कंडीशन में भी हेपेटाइटिस हो जाता है। लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो है वो है वायरल हेपेटाइटिस। क्या है? वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस। एंड वायरल हेपेटाइटिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। ये एक कम्युनिकेबल बीमारी है, यानी कि एक दूसरे से फैलता भी है, क्योंकि ये वायरस के कारण होता है। एंड हेपेटाइटिस के वायरस 5 प्रकार के होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। एंड ये पांचों वायरस के क्या फीचर है, कौन कैसे इन्फेक्ट करता है, ये सब के बारे में जानेंगे। एंड उसके ट्रांसमिशन कैसे होते हैं एंड क्या कुछ उसके ट्रीटमेंट में प्लान है, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ओके, तो हेपेटाइटिस मतलब क्या हुआ? हेपेटाइटिस सिंपली मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। किसका हुआ बताइए, किसका हुआ? तो हेपेटाइटिस मतलब होता है सिंपली किसका? इन्फ्लामेशन होना, लीवर। लीवर यानी क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग यकृत कहते हैं। जो आप कहते हैं ना मेरा कलेजी का टुकड़ा है, कलेजी है ना, हाय रे मेरा मेरा कलेजा, तो कलेजा एक्चुअली कलेजी जो है ना वो लीवर को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप एक्चुअली कह रहे हैं मेरा लीवर का टुकड़ा है ना। तो हेपेटाइटिस सिंपली मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर दैट इज कॉज्ड बाय सर्टेन वायरसेस। कुछ वायरसेस के कारण होता है। कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द वायरस, वायरस के आधार पर इट में बी एक्यूट और क्रोनिक। हाँ, ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट मतलब है कुछ कम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो, शॉर्ट टाइम मतलब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 1 आध महीने तक में ठीक हो जाए, ट्रीटमेंट चले तो। क्रोनिक होता है जिसका कि सिम्टम जल्दी पता नहीं चलता है एंड धीरे धीरे लंबे टाइम तक चलता है ना, ये थोड़ा खतरनाक होता है। ओके, एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। कितने प्रकार के हैं हेपेटाइटिस वायरस, है ना? बताइए, हेपेटाइटिस वायरस कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप्स के हेपेटाइटिस वायरस हैं जो मेनली इस इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस ने आप देख लिए। अब हेपेटाइटिस के जो 5 टाइप है वो देखिए। लेकिन हेपेटाइटिस के बारे में एक और पैराग्राफ लिखा है, इसको भी देखने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ कॉमनली रिजल्ट ऑफ ए वायरल इन्फेक्शन। यस, वायरल इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, एंड इट इज़ टाइप अक्यूट लेस देन 6 मंथ्स एंड क्रोनिक जो कि मोर देन 6 मंथ्स। यानी का मतलब है अगर 6 महीने से कम का हुआ तो आप उसको कह सकते हैं क्या? बताइए, अक्यूट है। 6 महीने तक में ठीक ठाक हो गया तो वो अक्यूट है। लेकिन अगर जो 6 मंथ से ज़्यादा का प्लान मतलब ट्रीटमेंट में समय लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्रोनिक होता है। एंड हेपेटाइटिस वायरस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। एंड आपको पता होगा
कि अक्सर हम लोग हेपेटाइटिस बी का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ज़्यादातर कॉमनली, है ना, कभी भी कोई सर्जरी होनी होती है या फिर कभी भी कुछ भी सर्जिकल प्रोसीजर होने से पहले एक बार हेपेटाइटिस बी एचआईवी का जांच किया जाता है। एक एचआईवी का जांच कराया जाता है, हाँ, हेपेटाइटिस बी का जांच कराया जाता है, HBsAg जानते होंगे आप लोग, है ना, हाँ, HBsAg कराया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी, ये 5 प्रकार के वायरस में जो हेपेटाइटिस बी है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि कहीं ना कहीं इसका जो फैलने का तरीका है वो ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है। अगर कोई पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस बी है तो उसके ब्लड में वो हेपेटाइटिस बी वायरस है, ध्यान रखना। एंड वो बी वायरस अगर किसी भी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो उसको होने के 99% चांसेस हैं, 99 क्या 100% चांसेस है होगा, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट से हेपेटाइटिस बी होता है। क्या सारे हेपेटाइटिस ऐसा होता है? नहीं, सारा हेपेटाइटिस ऐसा नहीं होता है। सिर्फ बी एंड सी, ध्यान रखिएगा, बी एंड सी जो आपके सेक्सुअली कांटेक्ट से फैलते हैं, एंड हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई अलग तरीके से फैलता है, वो भी बताऊंगा कैसे। लेकिन वन बाय वन पहले देखिए हेपेटाइटिस ए क्या है। कह रहा इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इसी को हम लोग इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं। एंड इट इज़ मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि गंदा, इसमें आपको गंदा खाना और गंदा पानी पीने से हो गया, समझ रहे हैं, है ना, है ना, ठीक है। चलो, आपका क्या मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या हुआ, हेपेटाइटिस ए गंदा खाना गंदा पानी पीने से हो जाता है, और ये वैसा कुछ खास नहीं होता है, एक एक्यूट होता है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है इसको सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीरम। एंड सीरम याद करो, जो ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हैं फिर जांच करते हैं, क्योंकि ब्लड का जब भी जांच होता है तो उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर हटाते हैं तो वो सीरम कहलाता है ना। तो सीरम हेपेटाइटिस यानी कि ब्लड के द्वारा फैलने वाला है। ऐसे भी हमने याद रखा है B4 हेपेटाइटिस बी, एंड B4 क्या होता है, ब्लड, B4 ब्लड। इट मेनली स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये किसके द्वारा फैलता है, डायरेक्टली ब्लड कॉन्टैक्ट जैसे भी हो जाए, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, या तो इंजेक्शन या निडल प्रिक हो जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो सकता है, या तो मदर टू फीटस, माँ से बच्चे में भी आ सकता है, एंड शेयरिंग टू इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल के शेयर करने से। जस्ट लाइक दैट हेपेटाइटिस सी, है ना, इट इज समहाउ सिमिलर टू हेपेटाइटिस बी, ये भी कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस बी के कॉमन है ना, बट इट्स मेजर रूट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ज़्यादातर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। तो कहने का मतलब हुआ कि बी और सी लगभग सेम होता है, ठीक है। एंड हेपेटाइटिस बी कैसे फैलते हैं तो थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके एग्जाम में लिखिएगा, अगर लिखना आ जाएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक थोड़ा सा याद भी रहता है एंड पेज भी भरेगा आपको, ठीक है। जैसे कि आपको सबसे पहले लिखना है डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। अगर किसी का भी ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, एक बार सवाल आया हुआ है हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, 4 ऑप्शन है एंड आपको उसमें से टिक करना होता है। एंड ऐसे सवाल एग्जाम में चांसेस हैं कि आपके बने, ठीक है, हेपेटाइटिस से। तो डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलेगा। हाँ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सेक्सुअल फ्लूइड्स, अगर आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं, संबंध बनाते हैं किसी महिला के साथ जो कि इन्फेक्टेड है, या तो किसी पुरुष के साथ जो इन्फेक्टेड है। देखिए, अगर दोनों, है ना, अगर मान ले कि दोनों पर्सन, है ना, जो कि मेल और फीमेल अगर हेल्दी है तो चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, है ना, धूम मचा दे, लेकिन कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ना ही HIV होगा, ना ही HB मतलब हेपेटाइटिस बी होगा, है ना। लेकिन उनमें से कोई एक अगर जो इन्फेक्टेड है, कोई एक, तो ऑलवेज याद रखिएगा कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन देन हेल्दी पर्सन गेट कंटामिनेटेड, यानी कि कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तब जाकर के ऐसा कुछ होगा। अगर जो आपके नहीं है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव तो फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक खास बात है कि इन जो हेपेटाइटिस बी है या फिर HIV है, इन सभी का इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है, यानी कि अगर इन्फेक्टेड भी होगा तो आप देख करके नहीं बता सकते कि ये इन्फेक्टेड है। यानी किसी को अगर जो इन्फेक्टेड है ना, अगर किसी को इन्फेक्शन है तो आप देख के नहीं बता पाएंगे HIV, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड ही 6 साल होता है। इसका हेपेटाइटिस बी का भी काफ़ी 2-3 साल तक भी सिम्टम नहीं आते हैं कई बार, तो आपको देखकर हेल्दी लगेगा, लेकिन तब तक में आप उसके पास अगर जो कुछ भी कर लिए तो याद रखिएगा फिर ज़िंदगी भर पछताइएगा। इसीलिए जो भी कभी भी जो युवा एज में है, इसी एज में अक्सर ऐसी चीज़ें जो वैसे WHO के द्वारा एक रिसर्च में पाया गया है कि जो HIV जैसी बीमारी हैं, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी हैं, वो कहीं ना कहीं जो 18 से
25 साल के बीच कॉमन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो थोड़ा गलती लोग इधर उधर चले जाते हैं कहीं, तो रेड लाइट एरिया वगैरह में कहीं भी इस तरीके की जगह पे जाने से पहले कम से कम 100 बार सोचिए एंड सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही जाइए, नहीं तो फिर एक बार का मज़ा ज़िंदगी भर का सजा देगा आपको। ठीक है, ये पर्सनली आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, चाहे वो मेल हो फीमेल में। वैसे इंडिया में वैसे मछली देखने को मिलता है कि ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हो, लेकिन मेल में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड आपको क्या कहते हैं, मदर टू चाइल्ड, अगर कोई माँ अगर जो मान लो क्या कहते हैं इन्फेक्टेड है, तो उसके बच्चे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका हेपेटाइटिस बी आ जाएगा। कारण क्योंकि देखो, माँ जब बच्चे को डिलीवर कर रही होती है तो उसमें प्लासेंटा वगैरह फटता है तो ब्लड कॉन्टैक्ट आता है, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह भी कनेक्टेड रहता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं होने का चांसेस है। हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट मतलब अगर जो मान लो कोई दाढ़ी बनाया है ना, कोई ब्लेड से कट किया कुछ भी, तो वो सब चीज़ें भी अगर कॉन्टैक्ट में अगर आपके आ जाएगा तो फिर भी दिक्कत है ना। रेजर वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, इवन टूथब्रश वगैरह भी, इसीलिए कहते हैं दूसरे का यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड टैटूज़ वगैरह, पियर्सिंग वगैरह जो भी रेजर वगैरह होता है उसके कारण, शेयरिंग नीडल्स के कारण, एंड जो आपके क्या कहते हैं अनस्टेराइल हेल्थ केयर पार्टिकल, जैसे मान लो ये ग्लूकोमीटर दिखाया गया है, वही स्ट्राइप्स इसमें भी चेक किए, वही स्ट्राइप से आप पे भी चेक कर दिए। किसी कारण बस अगर जो ब्लड कॉन्टैक्ट होता है तो फिर ध्यान रखिएगा कि आपको दिक्कत आएगी हेपेटाइटिस बी, और ये सब चीज़ें बहुत खराब बीमारी है। ठीक है, सब आप खुद भी सुरक्षित रहिए, सामने वाले को भी रखिए, सबसे अच्छा है। कह रहा सेक्सुअल ट्रांसमिशन, कह रहा देयर इज ए रिस्क ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, है ना। तो ये चीज़ें चांसेस होती हैं। हेपेटाइटिस बी का थोड़ा सा विशेष करके बताया क्योंकि एग्जाम में लिखने आएगा तो लिखिएगा। ठीक है, टैटू से नहीं होता है, टैटू वाली जो मशीन है वो तो कहीं ना कहीं बॉडी में भोग भोग के करता है ना, और वही वाला मशीन से आपके पास क्या कहते हैं आपको भी किया, और उससे पहले हो सके कोई होगी, है ना, उसको या होगी या होगा, है ना, किसी एक जेंडर को क्यों बदनाम करे भाई, कोई होगा इन्फेक्टेड पर्सन, उसको भी गुदाया होगा, उसके बाद आपको भी गोद दिया, समझ रहे हो ना, उसके बाद आपका हालत ख़राब। तो उसके कारण कई बार ऐसा होता है कि जो कान छेद करने वाला होता है ना, नाक छेद करने वाला, तो वो भी इन्फेक्टेड होता है ना। तो उसमें भी ध्यान रखिएगा कि कोई मान लो हेपेटाइटिस बी या HIV की पेशेंट है, वो अपना नाक छेद करवा ली और वैसी पियर्सिंग वाली चीज़ों से आपको भी कर दिया, मशीन वगैरह जो आता है। ऐसे जो ट्रेडिशनल था उसमें अलग था, उसमें जो वो तो क्या करता था, एक कील लेता था, उससे भोग देता था, है ना जी। चलिए, ओके, तो हेपेटाइटिस सी हो गया। हेपेटाइटिस डी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस, इसी को हम लोग डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस भी कहते हैं। लेकिन खास बात है कि ये तभी होता है जब किसी को पहले से हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। कह रहा है फर्स्ट फॉर इट्स ऑकरेंस देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एनी हेपेटाइटिस वायरस इन प्रायर। कहने का मतलब है हेपेटाइटिस बी ही नहीं, पहले से सॉरी गाइज हर रोज मैं बताता था कि अगर किसी यही अगर कोई मैम होती यहाँ पे, ठीक है, मैम पढ़ा रही होती तो वो ऐसे पता भी नहीं चलता आपको, लेकिन लड़का लोग का है कि पूरा एकदम से जब तक खुल के नहीं आता है ना तब तक, है ना, फील नहीं होता है ना। ये पता नहीं हम लोग पे कब आएगा वैसा चुप करके करने का। चलिए कोई बात नहीं। हेपेटाइटिस डी की बात करें तो इसको डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस कहते हैं, एंड ये तभी होता है जब किसी को पहले से कोई ना कोई हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस ई, इट इज़ सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए, ये कहीं ना कहीं सिमिलर है हेपेटाइटिस ए के, यानी कि ये भी वैसे ही फैलेगा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्या समझे भाई, मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला। आपको अगर शॉर्ट नोट्स लिखने आए तो इतना लिख दोगे तो चलेगा। हेपेटाइटिस मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में किस चीज़ का इन्फ्लामेशन होता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, लिवर का इन्फ्लामेशन हो रहा है। एंड ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वायरल हेपेटाइटिस पढ़ रहे हैं, तो वायरस के कारण होता है। 5 प्रकार का है, क्या क्या, ABCDE, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है B एंड C है, जो कि ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट या फिर ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है, चाहे वो जैसे हो जाए। एंड A एंड E एक जैसा है, A और E एक जैसा है, A और E फर्स्ट एंड लास्ट, जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड गंदा खाना गंदा पानी से पीता है, फैलता है। एंड बचा D, डेल्टा हेपेटाइटिस वायरस। डेल्टा हेपेटाइटिस वायरस कहने का मतलब है किसी को पहले से कोई ना कोई हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, चाहे A B C या फिर E, तभी जा करके उसको D होगा, ठीक है। याद हो गया, बताइए बताइए, क्लियर हुआ है ना, क्लियर हुआ। एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज इम्यून मीडिएटेड।
साइमा भट्ट, आप डायबिटीज़ के लेक्चर को देखिए, मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से बताया था इम्यून मेडिएटेड जो डायबिटीज़ होते हैं वो कौन सा होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वही चीज़ें हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मेरे ख्याल से इसको रखना कोई मतलब नहीं बन रहा है, एक ही चीज़ें, वो मैंने फर्स्ट ईयर वाले कंटेंट से पढ़ाया है ना। हाँ, कुछ अलग यूनिक है तो वो कर लीजिए, कुछ नहीं लिखा हुआ था, हेपेटाइटिस ए बी सी डी सेम लिखा हुआ था। हाँ, जो अलग है वो देख लीजिए, जैसे एक होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है ना, एक है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जैसे देखिए अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ये थोड़ा सा अलग है, ये भी देखिए। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उस कंडीशन में हो जाता है, एंड आपको जॉन्डिस जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्योंकि लीवर अगर ख़राब होगा तो आपके बॉडी में जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा स्किन पीली पड़ जाएगी, जॉन्डिस जैसा फीचर देखने को मिलेगा। एंड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन द लीवर दैट ऑकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक्स द लीवर, जब आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम ही अटैक कर देगा आपके लीवर पर, तो वो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होते हैं, ठीक है। चलो, अब है ईटियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस, कैसे कौन सा होता है, हमने बता दिया हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस ई है। चार्ट देख के डरिएगा नहीं, बहुत आसान सा है, जो आप पढ़ चुके हैं वही चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर करके बताता हूँ। देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जैसे हेपेटाइटिस ए का यहाँ पर अदर नेम्स दिया हुआ है, उसी को हम लोग क्या क्या कहते हैं और क्या नाम कहते हैं। तो हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं, पहले भी बताया। इन्फेक्शियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंटामिनेटेड फूड एंड गंदा खाना गंदा पानी पीने से इन्फेक्शन होता है, ठीक है। हाँ, है ना। देखो अब तो क्लियर है ना, अब क्लियर है, गुड। अब उसके बाद हेपेटाइटिस बी की अगर बात करोगे तो इसको सीरम और ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि बी और सी जो होता है ना वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। हाँ, हेपेटाइटिस सी ये नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस बी कहलाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना है। हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहलाता है, हेपेटाइटिस बी सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है, एंड हेपेटाइटिस डी डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस कहलाता है, एंड हेपेटाइटिस ई का ऐसा कोई नाम नहीं है, ठीक है। गुड गुड। कुशी राय कह रहे टॉप 20 क्वेश्चन का पीडीएफ डाल दीजिए। टॉप 20 क्वेश्चन अभी फिलहाल जो दिया गया है उसको आप वीडियो से नोट कीजिए, हम आपको पीडीएफ देंगे तो सॉल्यूशन के साथ देंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा मेहनत करिए ना, वीडियो को देख देख के नोट कर लीजिए, 10 मिनट लगेगा टाइम, है ना। अभी हम देंगे, आप लोग कन्फ्यूजन में चले जाएंगे कि सर बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर आंसर नहीं दिया, आंसर नहीं दिया। हम देंगे तो आंसर के साथ देंगे और बहुत जल्द देंगे, टेंशन ना लीजिए। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, हम पे विश्वास है ना, हम देंगे और रटवाएंगे भी, है ना, पढ़ाएंगे भी और महा मैराथन भी करवाएंगे एग्जाम से पहले, सब होगा। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ए का पॉजिटिव एजेंट हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी का डी, हेपेटाइटिस ई का ई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो अब सिम्टम की बात करो, किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है सिम्टम, है ना, किसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हेपेटाइटिस ए में फटीगनेस थकावट होता है, फीवर आता है, पेट में दर्द होता है। लीवर किस साइड में है, देखो लीवर आपके ऑलवेज शायद राइट साइड में होता है ना लीवर, हाँ राइट साइड में होता है, ठीक है। स्टोमक लेफ्ट साइड में होता है, तो लीवर आपके राइट साइड में होता है। तो राइट साइड में राइट अपर पार्ट में जहाँ पर लीवर होता है वहाँ पर आपको पेन फील होगा, नोजिया जी मितलाएगा, डायरिया भी हो सकता है, पतला पैखाना हो सकता है, भूख की कमी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, जॉन्डिस जैसा समस्या देखने को मिल सकता है, वेट लॉस एंड इचिंग वगैरह हो सकता है, ठीक है। हाँ हाँ विकास जी, एकदम आरजीपीवी बीटीयूपी के लिए एकदम चिंता ही नहीं करना, और सारे स्टेट, अरे कोई स्टेट के लिए चिंता नहीं करना, आप फर्स्ट ईयर में टेस्ट कर चुके हैं ना, कहीं क्वेश्चन नहीं बाहर जाता है मेरे से, है ना। तो ये कुछ हेपेटाइटिस ए के सिम्टम हैं, ठीक है। एंड आपको हेपेटाइटिस बी के भी वैसा ही कुछ सिम्टम है, जैसे देखो आपको क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस क्या कहते हैं, जनरली इल हेल्थ, बीमार रहते हैं आप, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी, वॉमिटिंग, बॉडी एचेस, शरीर में दर्द होगा, माइल्ड फीवर, कि डार्क यूरिन थोड़ा डार्क आएगा, एंड जॉन्डिस वाला फीचर आएगा, है ना। तो सब में लगभग एक ही जैसे सिम्टम है। हेपेटाइटिस सी का है एक्यूट हेपेटाइटिस, इसी को कहते हैं, एक्यूट होता है ना, नहीं एक्यूट हेपेटाइटिस भी सी, हेपेटाइटिस सी दो टाइप का, एक है एक्यूट हेपेटाइटिस सी एंड एक है क्रोनिक हेपेटाइटिस सी। एक्यूट है जो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कुछ कम देर के लिए होगा। एक्यूट हेपेटाइटिस सी में डिक्रीज्ड एपेटाइट, यानी कि भूख की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भूख की कमी हो जाएगी, फटीगनेस होगा, पेट में दर्द होगा, जॉन्डिस होगा, इचिंग होगा। आप देख रहे होंगे सब में सिम्टम सेम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, है ना।
क्रोनिक हेपेटाइटिस में क्या, सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस मतलब क्या, फैटी लीवर, लीवर में लीवर फैटी हो जाता है, ठीक है। एंड एसाइटिस हो जाता है। एसाइटिस मतलब क्या होता है, पानी भर जाना होता है ना, कि कहते हैं वेरिसिस एंड हेपेटिक इंसेफेलोपैथी वगैरह हो जाता है, यानी कि आपके लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस डी में हल्का फीवर होता है, जॉन्डिस जैसा होता है, डार्क यूरिन होता है, मसल और जॉइंट एचेज होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, फटीगनेस, इचिंग, सेम चीज़ें हैं सब में, हाँ ठीक है। एंड हेपेटाइटिस ई की अगर बात करोगे तो यहाँ पे भी जॉन्डिस, देख रहे हो, कॉमन हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस जैसा सिम्टम देखने को मिलेगा, है ना। एनोरेक्सिया, भूख की कमी होगी, एंड एनलार्ज एंड टेंडर लीवर, लीवर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, एंड नोजिया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। एंड मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बताओ अभी तक कोई दिक्कत हुआ, अदर नेम्स भी आराम से लिख दोगे, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी आराम से लिख दोगे, सिम्टम भी लगभग सबका समान है। वैसे आपको ऐसा कुछ नहीं आएगा कि हेपेटाइटिस का सिम्टम ए का भी अलग से लिखो, बी का अलग से लिखो, लेकिन ओवरऑल जैसे आपको मैं दिखाऊंगा, है ना, यहाँ पर मैं बताऊंगा हेपेटाइटिस का सिम्टम, है ना। हाँ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर लिखना होगा तो आप हेपेटाइटिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कॉमनली लगभग सब में एक ही चीज़ें हैं, तो आप यही चीज़ें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड अब किसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, किसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो भी थोड़ा सा विशेष बात है, क्योंकि अगर जो आप हेपेटाइटिस ए की ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो गंदा खाना, गंदा पानी पीने से हो रहा है, तो उसका ट्रांसमिशन होगा क्या, फीकल ओरल रूट से। फीकल ओरल रूट यानी कि मान लो मल पे कोई मक्खी बैठी, है ना, अरे पैखाना पे कोई मक्खी बैठी और वही मक्खी आपके खाना पे बैठ गई और वही खाना आप खा लिए, तो मल से कंटामिनेटेड चीज़ें, फीकल मतलब ही होता है मल, एंड ओरली आप उसको इनहेल कर लिए, खा लिए, तो उसको हम लोग फीकल ओरल रूट कहते हैं। गंदा खाना, गंदा पानी पीने से हेपेटाइटिस ए हो रहा था। जबकि बी की बात करें तो क्लोज कॉन्टैक्ट या तो पेरेंट्रल यानी इंजेक्शन वगैरह लगाने से, ब्लड कॉन्टैक्ट की वजह से। सी भी सेम था, पेरेंट्रल एंड क्लोज कॉन्टैक्ट, एंड आपके डेल्टा वायरस भी वही बोल रहा है, पेरेंट्रल एंड क्लोज कॉन्टैक्ट, लेकिन अगर किसी को पहले से कोई ना कोई हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है तब, है ना। एंड वाटर बॉर्न होता है हेपेटाइटिस ई, गंदा खाना, गंदा पानी पीने से होता है, ठीक है। चलो, एंड उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंशन, कैसे बचा जाएगा, तो वैक्सीनेशन करवाइए, एंड आपके सैनिटाइजेशन, हाइजीन वगैरह रखिए, एंड इसमें भी वही है वैक्सीनेशन वगैरह। तो आपको ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है कि आपको कुछ अलग से इसके प्रिवेंशन वगैरह में पढ़ना है, मेनली है आपको जो बताना था मेरे को, अदर नेम्स, कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम एंड ट्रांसमिशन आपको पता चल गया, तो प्रिवेंशन भी सबका सेम है कि बचना है भैया, एंड वैक्सीन लगवाना है, ठीक है। चलो, अब इसके पैथोजेनेसिस है कि आखिर होता कैसे है, पैथोजेनेसिस में आप लिखोगे होता कैसे है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर अब आपका कुछ भी हो सकता है। हेपेटाइटिस आप जान रहे हैं अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, या तो टॉक्सिन्स की वजह से होता है, या तो वायरस की वजह से हो सकता है, या तो पैथोजेन, कोई भी पैथोजेन की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, रिस्क फैक्टर कुछ भी हो सकता है। इससे आपका बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होगा, है ना, जो भी अंदर जाएगा आपका बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होगा। हाँ, हेपेटोसाइट यानी हेपेटोसाइट का मतलब होता है सेल ऑफ लीवर, लीवर के सेल को हम लोग हेपेटोसाइट कहते हैं, लीवर सेल को हेपेटोसाइट कहते हैं। हेपेटोसाइट डैमेज होगा, है ना, एंड डैमेज होगा एंड डिक्रीज ए सेलुलर फंक्शन, एंड जो लीवर के सेल के फंक्शन है, हेपेटोसाइट्स के फंक्शन है, वो डिक्रीज होगा। एंड लीवर का काम पता है ना, मेटाबॉलिक, बहुत सारा जो मेटाबॉलिज्म का काम यहीं पर होता है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, है ना, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करना, है ना, वो भी काम यहीं पर होता है। ब्लड में जो भी खराब चीज़ें हैं, वैसे दवा भी आप खाते हैं, आप लोग तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि जो जितने भी ड्रग्स हैं, ड्रग्स का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होने के बाद एक टाइम पर वो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी काउज करेगा अगर बॉडी से बाहर नहीं निकला, है ना। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है तो आपको उसको क्या कहते हैं, लीवर में ही उसका मेटाबॉलिज्म होता है, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, उसके बाद किडनी में भेजा जाता है, किडनी यूरिन के द्वारा बाहर करता है। तो कन्वर्जन कौन करता है, लीवर ही करता है। दवाओं का भी जो फिर दवा को शरीर से बाहर कैसे निकालता है, तो लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर वो किडनी में जाता है। तो समझ रहे हो, अगर आप लीवर का सेल ही नहीं काम कर पाएगा तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक नहीं हो पाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जो भी ब्लड में इम्प्योरिटी चीज़ें हैं, खराब चीज़ें हैं, उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, एंड आपका लीवर का साइज बढ़ जाएगा। एंड नंबर ऑफ कफार सेल, लीवर में एक प्रकार का कफार सेल पाया जाता है जो कि कहीं ना कहीं लीवर के सेल को ही डैमेज करता है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। एंड लीवर में ओवरऑल हो जाएगा इन्फ्लामेशन, क्या हो जाएगा, लीवर में हो जाएगा इन्फ्लामेशन, है ना, लीवर में हो जाएगा इन्फ्लामेशन, समझ रहे हैं ना। सर पैथोजेनेसिस सर कैसे बनेगा,
कुछ भी नहीं है, सिंपली आप जो मैं बता रहा हूँ ऐसे अगर आप पैथोजेनेसिस लिखते हो हेपेटाइटिस का तो और बेटर नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना। एल्टर्ड ब्लड फ्लो एंड लिम्फ फ्लो, जिससे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर होंगे, एंड एल्टर्ड बिलिरियम मेटाबॉलिज्म, है ना, आपके बिलिरुबिन, पता है ना लीवर कौन बनाता है, लीवर बाइल का फॉर्मेशन कौन करता है, बाइल का फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करता है। एंड यहाँ पर बिलिरुबिन, बाइल में आपके पिगमेंट होते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, इसमें से जो बिलिरुबिन है जो कि येलो कलर देने का काम करता है, जो कि येलो कलर देने का काम करता है, उसका मेटाबॉलिज्म अल्टर होगा, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं जॉन्डिस जैसा फीचर होगा। जॉन्डिस में क्या होता है, आपके आंखों के पास जो व्हाइट वाला कंजक्टिवा वाला एरिया है वो कहीं ना कहीं आपको स्क्लेरा वाला एरिया जो होता है ना वो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, येलो दिखाई देगा। ये देखो येलो येलो दिखेगा, स्किन्स वगैरह पीले पीले दिखाई देंगे, है ना। एंड डार्क यूरिन और स्टूल, ऐसा नहीं करना कि भाई कोई शादी ब्याह हो रहा है जिसका हल्दी है, हल्दी हुआ है, उसको हेपेटाइटिस बता देना। अब मेरा भी चेहरा पीला पीला दिख रहा होगा तो मेरा कैमरा ऐसा है कि मुझे पीला कर देता है ना। जॉन्डिस को हिंदी में एक्चुअली पीलिया कहते ही हैं, पीलिया कहते ही हैं, ठीक है। चलो डार्क यूरिन या स्टूल आएगा, यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क आएगा तो वो होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है बताओ। तो इसके सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल पढ़ते हैं, यानी कि जहाँ ड्रग्स का उपयोग नहीं करेंगे। तो काउंसलिंग अबाउट रिस्क फैक्टर एंड ट्रांसमिशन, यानी कि आखिर रिस्क फैक्टर एंड ट्रांसमिशन मतलब क्या है, किस वजह से उनको हुआ है, उनका रिस्क फैक्टर क्या है, अल्कोहल की वजह से हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है, टॉक्सिन की वजह से, पैथोजन की वजह से, तभी तो उसका आगे का चलेगा। फिजिकल एक्सरसाइज करवाना, अल्कोहल एंड स्मोकिंग को क्विट कराना, यानी कि भैया अल्कोहल दारू शराब पीना बंद कीजिए, एंड एडॉप्टिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, एंड साफ चीज़ें अच्छी चीज़ें खाना, है ना, खाना चाहिए, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस कैसे होता है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आपके चूंकि वायरल हेपेटाइटिस के लिए आपको क्या क्या आता है, देखो क्या कहते हैं, एंटी कैविर, है ना, एंटी वायरल डिजीजेज चलती हैं, टीनोफिबिर, है ना, लेमिवुडिन, है ना, एडिनोफिबिर, रिवाविरिन, एसाइक्लोविर, एंड क्या कहते हैं, टेलीवुडिन, विच आर यूज्ड इन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में ये कुछ एंटी वायरल ड्रग्स हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर लोग हर जगह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये अगर जो वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं होता है वायरस के ऊपर। एंटीबायोटिक घंटा नहीं कुछ उपाय काहे नहीं, क्योंकि आप मॉक्सी 650 दे दो या तो कुछ भी दे दो, है ना, या तो एमॉक्सी मतलब कितना भी पावर का दे दो, आप पूरा इंजेक्शन लगा दो उसको एंटीबायोटिक का पावरफुल, लेकिन फिर भी उसके वायरल इन्फेक्शन को कम नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक वायरस पर कुछ नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एंटीबायोटिक ड्रग नहीं चलेंगे। यहाँ हेपेटाइटिस चूंकि वायरल डिजीज़ है तो यहाँ पर वायरल एंटीवायरल ड्रग्स पढ़ेंगे, जैसे कि एंटेकावीर, है ना, अटीनोफिविर, लिमोवुडिन। देखना एंटीवायरल डिजीज़ में या तो उडिन लगा रहता है, उडिन लगा रहता है, या तो विरिन लगा होता है, ठीक है, या तो उडिन लगा होता है या तो विरिन लगा होता है। जैसे देखो ए क्या कहते हैं, विर लगा होता है, क्या कहते हैं, एंटेकावीर, है ना, टीनोफिविर, फोविर, लिमोवुडिन, है ना, एड्स के लिए जो सबसे अच्छा ड्रग है जीडोउडिन, उसमें भी उडिन लगा हुआ एंटीवायरल ड्रग है ना, एडिनोफिविर, रिवाविरिन, इस तरीके से होते हैं जो कि आपके कुछ ड्रग हैं जो कि हेपेटाइटिस में इस्तेमाल होते हैं। हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कुछ एंटी वायरल मेडिकेशंस हैं, जैसे एंटेकावीर एंड टीनो क्या कहते हैं, फोविर वगैरह होता है। क्या देखो, दीज आर न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स that inhibits the reserve transcriptase enzyme of the hepatitis B वायरस। यानी का मतलब जो HPV है, यानी कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, मतलब क्या कहते हैं, जो एंटेकावीर है और टीनोफोविर है, ये एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है जो इनहिबिट करता है हेपेटाइटिस बी के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, जिससे कि वो क्या हो जाता है, कॉमनली यूज टू सप्रेस वायरल रेप्लिकेशन, जैसे कि वायरस, क्योंकि इसका जो रिवर्स देखो हेपेटाइटिस बी के अंदर अपना एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंड इसको अगर इनहिबिट कर देंगे तो इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, यानी कि इसका संख्या नहीं बढ़ेगा, तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल होगा। एंड फिर है इंटरफेरॉन अल्फा IFNA। इंटरफेरॉन क्या होता है, तो इंटरफेरॉन एक ऐसी चीज़ें है, एक ऐसा प्रोटीन है, अगर आपके सेल पर वायरल अटैक हुआ है तो जो भी सेल पर वायरल अटैक हुआ है वो आपका एंटीवायरल सब्सटेंस बनाता है इंटरफेरॉन, एंड अदर सेल्स के पास उसी इंटरफेरॉन के माध्यम से सिग्नल भेजता है कि भाई वायरस अटैक हो चुका है, इसलिए आप अपने इम्यूनिटी मतलब अपने तैयार रहिए वायरस को झेलने के लिए। तो इंटरफेरॉन अल्फा यहाँ पर यूज़ होता है। कह रहा इट इज़ एन इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इन एक्शन, क्या कह रहा है, इट इज़ एन
देखो, इट इज़ एन इम्यूनोमोड्यूलेटरी मेडिकेशन दैट कैन बी यूज्ड इन सर्टेन केसेस। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पर इम्यूनोमोड्यूलेटरी के लिए देते हैं ताकि आपके बॉडी के अलग अलग सेल्स को ये मैसेज मिल जाए कि वायरल अटैक हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी के लिए तैयार रहे, है ना। साइड इफेक्ट्स जैसे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स, आपको थोड़ा सर्दी खांसी हो सकता है, बुखार आ सकता है, फटीगनेस आ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, और भी कुछ आपके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट की बात करें तो हेपेटाइटिस सी में डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स DAS यूज़ होता है, जैसे कि आपका डाक्लास्टिविर, है ना, क्या कहते हैं, लेडी पासवीर, है ना, एल्बास्वीर, ये सब कुछ ड्रग वगैरह इस्तेमाल होते हैं। एंड रिबाविरिन ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। रिबाविरिन जो है ना ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर DAS यानी कि डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स के साथ रिबाविरिन का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। रिबाविन इज अ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग जो कि वायरल के रेप्लिकेशन को ही कम करता है। एंड दीज ड्रग्स डायरेक्टली ट्रैफिक स्टेप्स हेपेटाइटिस सी। ओवरऑल हेपेटाइटिस के सी के रेप्लिकेशन को रोकना है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक के जैसा बहुत सारा बन रहा है तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, एक के जैसा दो गो बन गया तो उसको रोकना है ना, रिबाविरिन। एंड साइड इफेक्ट्स में आपको वही नोजिया, है ना, फटीगनेस, लैक्टिक एसिडोसिस एंड रेयर किडनी प्रॉब्लम वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलो, अब कुछ क्वेश्चन है जो कि आपने पहले तो पढ़ा, क्या क्या देखिए। हेपेटाइटिस क्या होता है ना, हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कैसे फैलता है, एंड आपके उसके इटियोलॉजी क्या है, कौन कैसे कैसे होता है, सिम्टम क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। एंड हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट मेनली आपको ज़्यादा कॉमन होते हैं तो उसके ट्रीटमेंट बताया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है, आप आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है बताओ, है ना। हेपेटाइटिस ए वायरस जिसको HAV भी कहते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस जिसको HBV भी कहते हैं, हेपेटाइटिस सी या HCV या फिर HDV, बताइए। तो बहुत कॉमन है हेपेटाइटिस ए के लिए, हेपेटाइटिस ए वायरस कॉम होगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का मोस्ट कॉमन सिम्टम, मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन कैसे फैलेगा, ये थोड़ा मैंने बताया था कि बी वाला यानी ब्लड कॉन्टैक्ट, बी वाला ब्लड, B एंड C ब्लड कॉन्टैक्ट। फीको ओरल रूट कैसे होता है, A एंड E, ठीक है। ब्लड बॉर्न डिज ट्रांसमिशन, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन, एयर बॉर्न ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो आपको सबसे बेटर आंसर होगा ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन, है ना, ध्यान रखना। नहीं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी बेटर आंसर होगा ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन, है ना, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, B। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी बेटर है क्योंकि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में भी मेनली जो होता है ना आपका, क्या कहते हैं, ये ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन, ये ज़्यादा बेटर आंसर होगा, ठीक है। चलो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ द एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस के कॉमन सिम्टम क्या है, अगर किसी को 6 महीने से कम वाले में हुआ है हेपेटाइटिस। येलो इज द स्किन एंड आइज, आंखें और चमड़ियाँ वगैरह, स्किन वगैरह पीली पड़ जाएंगी, जॉन्डिस जैसा सिम्टम। या तो हेडेक होगा, स्वेलिंग होगा, या तो लॉस ऑफ हेपेटाइट, भूख की कमी होगी। तो आंसर हो जाएगा येलोइंग द स्किन एंड आईज, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एंटीवायरल टू ट्रीट हेपेटाइटिस सी। कहने का मतलब है, बताओ, विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ एंटीवायरल्स टू ट्रीट हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के ज़्यादातर कॉमन होता है रिबाविरिन, आपने पढ़ा है, रिबाविरिन, है ना। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। एंड जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, फाइनली ये लेक्चर तो खत्म हो गया। एंड जो बच्चे क्रैश कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, शुरू से पढ़ना चाहते हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, घबराइए नहीं, हम हैं तो टेंशन नहीं लीजिए। आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा, ई बुक PDF नोट्स, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। टॉप 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, प्रॉपर अच्छे से MCQ भी मिल जाएगा। एंड ये लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है 1 मई से। एंड अभी फिलहाल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 599 यानी 6 सब्जेक्ट है, 600 रुपये, 100 रुपये पर सब्जेक्ट मैंने चार्जेस रखा है। कोशिश किया कम से कम, लेकिन इससे कम पे मैनेज नहीं हो पा रहा था, नहीं तो इससे भी कम कोशिश करता मैं, ठीक है। इतने में आप आराम से एक शर्ट मेरे ख्याल से खरीद सकते हैं, है ना, या तो गर्लफ्रेंड के पीछे उड़ा देते होंगे। तो आप जितना एग्जाम फॉर्म भरने में देते हैं उससे कम पैसे में आप पढ़ के आराम से पास हो सकते हैं, नहीं तो इससे ज़्यादा पैसा आपको रीएवैल्यूएशन में शायद लग जाएगा अगर बैक लग गया तो, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड अच्छे से परफॉर्म करिए। एंड जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है इसके लिए करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप पर नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डी फार्मा सेकंड ईयर का क्रैश कोर्स दिख जाएगा। एंड अभी फिलहाल 599 मिल रहा है, फिर आगे चल के 999 हो जाएगा, तो हमें मत कहिएगा। फटाफट से आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। एंड ज्वाइन करने में कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक।
हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी एंड कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंड जो भी लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो सेंट्रल फार्मेसी हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी जाकर के आप एक्टिव रह सकते हैं। उस पर भी आप रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि उस पर भी मैंने टीम बैठा दिया है, वो भी काम कर रही है। तो प्रॉपर आप कुछ दिन में देखेंगे वहाँ पर भी चीज़ें एक्टिवली काम करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।